एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है दीक्षा वाजपेयी और परीक्षा पर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सीजीएल प्री 2020 का 16 अगस्त का शिफ्ट 2 का पेपर करने वाले हैं और इसको पूरे अच्छे से अपन लोग कवर अप करेंगे, क्योंकि इंग्लिश में इस बार आप देख सकते हैं जो पेपर आया है ना, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं रहा है। तो सभी लोगों ने 200 में 200 मारा है, लेकिन 200 में 200 अटेम्प्ट करने का मतलब ये नहीं होता है कि आपके 200 सही हो जाएंगे। अब ये जो 200 करके आए हैं इनके 120 नंबर भी आ सकते हैं, ये जो 200 करके आए हैं इनके 175 नंबर भी आ सकते हैं, और डेफिनेटली जो 200 करके आए उनके 200 नंबर भी आ सकते हैं। तो इट डिपेंड्स ओनली ऑन एक्यूरेसी कि आपकी एक्यूरेसी कैसी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपको अपना एक्यूरेसी बहुत मेंटेन करके रखना पड़ता है, क्योंकि वहाँ एग्ज़ाम में तो लगता है कि सारे क्वेश्चन आते हैं, मुझे ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, लेकिन एक्चुअली में आपको कितना आता है ये आपका स्कोर डिसाइड करता है ना। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं अपन लोग। और फर्स्ट क्वेश्चन है ये आप देख सकते हैं। इस बार जो मेंस में जो आया ना वो बहुत ज़्यादा उन्होंने क्या किया है कि डायरेक्ट स्पीच पूछा है, जैसे उल्टा पूछा है और बच्चे उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे इनडायरेक्ट यहाँ लिखा, जो यहाँ पे लिखा हो ना वो पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनडायरेक्ट पूछ रहा है कि डायरेक्ट पूछ रहा है, एक्टिव पूछ रहा है कि पैसिव पूछ रहा है ना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनडायरेक्ट स्पीच पूछा है, मैन इज़ मॉर्टल। सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि अंदर क्या लिखा हुआ है। तो अंदर लिखा हुआ है मैन इज़ मॉर्टल, ये परम सत्य है ना, इसको कोई बदल नहीं सकता। तो यानी कि ये जो स्पीच है अंदर चेंज नहीं होगी, यानी कि वर वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, वॉज वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, वॉज वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, यानी कि एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 3। अगर दूसरे हिसाब से चले तो यहाँ पर मैन द टीचर सेड दैट इंस्ट्रक्टेड लगा, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, और ये दोनों ऑप्शन तो वॉज वर की वजह से गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब भी कोई ऐसी बात लिखी हो जो कि बदली ना जा सके, यानी कि मैन इज़ मॉर्टल है ना, तो जो है मानव नश्वर है, तो ये बिल्कुल सही बात लिखी हुई है, तब इसमें कुछ बदलाव नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है रेजोनेट। अब देखो इसका सिनोनियम बताना है अपने को। ठीक है, सिनोनियम देखो यहाँ पढ़ना बहुत जरूरी है कि सिनोनियम पूछ रहा है, एंटोनियम पूछ रहा है। जल्दीबाजी के चक्कर में हम लोग हमेशा गलत कर जाते हैं। रेजोनेट का मतलब होता है नया कर देना, है ना, किसी चीज़ को आप बिल्कुल न्यू कर दें, है ना, न्यू बोल सकते हैं, है ना, उसका जीर्णोद्धार कर दें, न्यू कर दें, तो उसको बोलते हैं रेजोनेट। तो यहाँ पर रिटेल तो नहीं होगा। रीसेट मतलब किसी चीज़ को दोबारा सेट करना, ये भी नहीं होगा। रीटेक मतलब दोबारा किसी काम को करना, यहाँ तो करने की बात नहीं हो। रिफ्रेश का मतलब होता है कि किसी चीज़ को न्यू कर देना, उसमें फ्रेशनेस ला देना, है ना। रिफ्रेश मतलब पहले वो बासी हो गया था और उसके बाद आपने उसको फ्रेश किया, तो रिफ्रेश। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब होता है कि बहुत ही प्यारा होना, डियर वन बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, डियर वन। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? समवन वेरी प्रीशियस या डियर। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो बहुत आँख का तारा होना, है ना, उसको बोलते हैं एप्पल ऑफ वंस आई। नेक्स्ट है शोले इज वन इन द मोस्ट पॉपुलर हिंदी मूवीज। देखो वन ऑफ द ना जो है वो क्या है, वन ऑफ जो है वो चयन करने की प्रक्रिया है। देखो यहाँ पे 2 तरीके से आप देख सकते हैं, मोस्ट लगा हुआ है। इससे रिलेटेड एक एरर ना इस बार एसएससी सीजीएल मेंस में भी पूछी गई थी। मोस्ट लगा हुआ है और उसके पहले दा लगा हुआ है। ठीक है, तो वन ऑफ द, देखो दा जो है वो कब यूज होता है? सुपरलेटिव डिग्री के साथ यूज होता है। अब वन ऑफ जो है ना, वन इन नहीं होता है, वन ऑफ होता है चयन करने के लिए। शोले जो है मोस्ट पॉपुलर मूवीज है, किसमें से? हिंदी मूवीज में से। तो चयन करने की बात हो रही है ना, वन ऑफ की बात हो रही है, चयन करने की बात हो रही है। तो जब वन ऑफ की बात करेंगे तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर हिंदी मूवीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग मूव ऑन करते हैं बिना देरी के। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर क्वेश्चन कह रहा है वुड यू लाइक टू हैव सम फ्राइज अलोंग विथ कॉफी सर, आस्क द वेटर। अब देखो यहाँ पर वुड लगा हुआ है। ठीक है, वुड को हम जानते हैं, वुड क्या है? मोडाल है ना, मॉडल्स वर्ब है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, जो कि आपका लाइक्ड नहीं होता है, लाइक होगा। ऐसे भी हम नॉर्मली अगर आप इंग्लिश की थोड़ी सी भी नॉलेज रखते हैं तो वुड यू लाइक टू होता है ना, वुड यू लाइक टू हैव समथिंग, जो भी आपको लेना है, तो वुड यू लाइक टू है ना, एक फ्रेज के तौर पर भी हम बोलते हैं नॉर्मली। तो यहाँ पर
ऑप्शन नंबर ए में एरर हो जाएगी। वुड के बाद जो वर्ब आनी चाहिए थी वो सिंगुलर फॉर्म में यानी कि बिना किसी फर्स्ट फॉर्म में आनी चाहिए थी। यहाँ पर हमने लाइक्ड यूज़ किया है जो कि पास्ट टेंस है, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। यहाँ से फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलोंग के साथ विथ आता है, लगा हुआ है, कोई इशू नहीं है। सम फ्राइज, कुछ फ्राइज प्लूरल लगा हुआ है, सही है, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। और सर लिखा हुआ है, आस्क्ड द वेटर, ये यहाँ भी सही है। ये पूरा जो सेंटेंस है ना वो डायरेक्ट स्पीच में है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं बिना किसी देरी के। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, द पोस्टमैन हैड डिलीड द लेटर। अब देखो यहाँ पर अपने से पैसिव वॉइस पूछा गया, पैसिव वॉइस पूछा गया यानी कि अपने को क्या करना है, हैड के बाद, पहले बात तो हैड के अलावा कुछ भी दिख रहा है तो उसको हटा दो। ऑप्शन नंबर बी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक्टिव और पैसिव बनाते समय यानी कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय हम कभी भी टेंस को चेंज नहीं करते हैं, टेंस चेंज नहीं होगा, ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो जब टेंस नहीं चेंज होगा तो वॉज तो कहीं से आ नहीं सकता। अब हैड डिलेड, ये तो वही बात हो गई ना, तो यहाँ तो फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं हो सकता, कुछ तो चेंज करेंगे ना। हैड डिलेड तो नहीं होगा, हैड बीन डिलेड होगा। लेकिन यहाँ हम देख सकते हैं कि दो जगह अपने को हैड बीन डिलेड दिख रहा है, क्योंकि एसएससी भी जान गई कि तुम केवल और केवल वर्ब देखते हो और आगे बढ़ देते हो, तो उन्होंने इस बार दिमाग लगा दिया कि तुम्हें सब्जेक्ट और उसका भी नॉलेज है कि नहीं। अब देखो यहाँ पर एक्टिव और पैसिव वॉइस बनाते समय जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है ना उसको हम सब्जेक्ट बना देते हैं, यही तो होता है ना। तो जहाँ पर द लेटर पहले लगा है वही वाला अपना ऑप्शन हो जाएगा, द लेटर हैड बीन डिलेड बाय द पोस्टमैन। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बिना किसी दिक्कत के। अब की बार जो इंग्लिश का कोई पेपर आया था उसमें सबने 200 किए थे, पता है ना आपको। इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है अपने को। फेटलिस्ट की स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखी है, फेटलिस्ट का मतलब होता है घातक, है ना, बहुत डेंजरस है कोई, बिल्कुल उसको बोलते हैं। परफेक्शनिस्ट, जो हर चीज़ में परफेक्ट है ना, एकदम मिस्टर परफेक्शनिस्ट भी बोलते हैं ना, तो एकदम परफेक्ट है किसी चीज़ में तो उसको बोलते हैं परफेक्शनिस्ट। ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी, है ना, हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढ लेता है, उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं गलत स्पेलिंग की, तो गलत स्पेलिंग लिखी हुई है पैसिमिस्ट की, PESSIMIST, ये होती है पैसिमिस्ट की स्पेलिंग, ठीक है। तो यहाँ पर वाई जो लगा है ना वो गलत है, वाई की जगह आई होना चाहिए। पैसिमिस्ट का मतलब होता है निराशावादी, ठीक है, निराशावादी, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं, मूव ऑन करते हैं हम लोग बिना किसी देरी के। तो अगला क्वेश्चन 8th क्वेश्चन अपने से क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। 8th क्वेश्चन अपने से कह रहा है कि पैरा जम्बलिंग करनी है। अब देखो पहले जो लोग थे ना वो सिर्फ सेंस के आधार पर पैरा जम्बलिंग करते थे, अभी क्या है हम ग्रामर का यूज़ करते हैं। तो ग्रामर का यूज़ करने के लिए समय हमें ये तो पता चल गया ऑप्शन से कि सी से तो स्टार्टिंग किसी भी सेंटेंस से नहीं हो रही है, यानी कि सी को तो अपने को पहले रखना नहीं है। अच्छा, बी वाले 2 ऑप्शन है, डी का 1 ऑप्शन है, ए का 1 ऑप्शन है। देख लेते हैं कौन सा होगा। ए से सेंटेंस नहीं स्टार्ट होगा क्योंकि यहाँ पर दिस अवेयरनेस लिखा, कौन सी अवेयरनेस की बात हो रही है हमें नहीं पता भैया, दिस अवेयरनेस कौन सी अवेयरनेस, तो ए से तो स्टार्ट नहीं हो सकता। अब बात कर लेते हैं बी से स्टार्ट होगा या डी से स्टार्ट होगा। इन एडिशन टू फिजिकल एक्सरसाइजेस सम प्रिफर टेकिंग हेल्थ सप्लीमेंट्स टू, ठीक है, ये बात कर रहा है डी से, अच्छा ठीक है। अब बी से देखते हैं, दीज डेज पीपल आर मोर अवेयर ऑफ देयर हेल्थ, डेफिनेटली बी से स्टार्ट होगा क्योंकि यहाँ से एक सेंटेंस बनता हुआ दिख रहा है, दीज डेज पीपल आर मोर अवेयर ऑफ दियर हेल्थ। अब ए इसके दोनों की बात लगा तो बिना किसी देरी के ए लगा दो। अब दिस अवेयरनेस है ना, अवेयर की बात यहाँ भी हो रही थी, अवेयरनेस क्या भी हो रही है, दिस अवेयरनेस हैज बीन मोटिवेटेड एवरीवन टू गो फॉर फिजिकल एक्सरसाइजेस, ओके, यहाँ तक भी सही है। अब कंफ्यूजन है कि सी पहले आएगा या डी पहले आएगा, तो देख लेते हैं। अब देखो इन एडिशन टू फिजिकल एक्सरसाइज, देखो यहाँ पर फिजिकल एक्सरसाइज की बात हो रही थी, यहाँ पे भी फिजिकल एक्सरसाइज की बात हो रही है। एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस को अपने को कनेक्ट ही तो करना है, तो डेफिनेटली कनेक्ट करने के लिए हमको ए के बाद सी को लाना ही पड़ेगा, है ना, तभी हम कनेक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो बन जाएगा BACD बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला वाला, ठीक है। बिना किसी देरी के बस उसको क्लिक करो और आगे बढ़ो, है ना। अब नेक्स्ट है जंगल, द जंगल वॉज नियरली डैश सो द प्रोग्रेस वॉज स्लो। अब जंगल क्या होगा, जंगल बहुत भरा होगा तभी वहाँ प्रोग्रेस कम होगी, है ना। अगर जंगल दूर दूर वाला है तो वहाँ प्रोग्रेस हो सकती है, तो प्रोग्रेस वॉज स्लो, ठीक है। तो इमॉर्टल तो हो नहीं सकता भाई, इमॉर्टल तो इंसानों के लिए, शहीद वाले के लिए है ना यूज किया जाता है।
इमोबाइल भी कोई वर्ड नहीं होता, इमैटेरियल तो हो ही नहीं सकता जो मटेरियल से रहा हो। यहाँ पर होगा इम्पेनिट्रेबल। इम्पेनिट्रेबल का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा घना, है ना, एकदम झुंड का झुंड बना हुआ है, उसको बोलते हैं इम्पेनिट्रेबल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द जंगल वॉज नियरली इम्पेनिट्रेबल। देखो एबल भी आएगा, नियरली के बाद एबल ही आना चाहिए। ठीक है, अब ये भी एक अपने आप में ग्रामर की पहचान की बात है कि आपको ये पता है कि नहीं पता है कि कौन सी चीज़ किसके बाद आनी चाहिए या कहाँ पे हमको क्या यूज़ करना चाहिए, है ना। ये भी एक बहुत बड़ी समझ की बात हो जाती है। चलिए अगले में आ जाते हैं क्योस। क्योस का मतलब सिनोनिम बताना है अपने को। अब देखो क्योस का मतलब होता है जब आप बहुत ही मुश्किल में हो, मतलब फंस गए हो, एक तरीके से फंसा हुआ होता है ना। तो जब आप फंसे हुए हैं, वैसे भी क्योस मतलब जब आप कहीं पे ऐसा फील कर रहे हैं कि मैं बिल्कुल झुंड में फंस गया हूँ, कहीं फंसा हुआ हूँ, तो ही आप क्योस निकालते हैं ना, बोल सकते हैं इसको, किसी तरह से रिलेट कर सकते हैं कि हम जो है प्यास के मारे क्योस हो गए, है ना, फंसे हुए हैं, कंफ्यूज्ड है, इस टाइप से क्योस को याद कर सकते हैं, कुछ भी बना के याद कर सकते हैं। तो डर्ट का मतलब तो होता है गंदगी। टेंशन का मतलब क्या होता है? टेंशन का मतलब होता है भाई टेंशन दिन भर ही अब तुम लोगों को रहती है। फ्यूजन भी नहीं होगा यहाँ पर, इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्फ्यूजन। ठीक है, अच्छा यहाँ पर कुछ लोगों को टेंशन और कन्फ्यूजन में कन्फ्यूजन हो सकता है यहाँ पर भी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो टेंशन का मतलब होता है जो आप मानसिक कोई दिक्कत हो रही हो या जो आप परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और कन्फ्यूजन का मतलब होता है कि आप फंसे हुए हैं, कन्फ्यूज्ड हैं। ठीक है, तो केओस का डायरेक्ट मीनिंग यही होता है, कन्फ्यूजन, ना कि टेंशन। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने से, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे भी देखो दिमाग लगाना है। जब बी से सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो रहा है तो बी को पहले ही हटा दो। अब हम देख लेते हैं, ए से 2 बार स्टार्ट हुआ है, डी से 2 बार स्टार्ट हुआ, यानी कि बी और सी तो पहले ही रेस से बाहर हो गए। ऑप्शन देखो, दिमाग को वहाँ पर 2-4 सेकंड के लिए अगर तुम पॉज दे दोगे तो तुम्हारा क्या होगा ना, तुम्हें ऐसा लगता होगा कि नहीं, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं मैं तो टाइम बेकार हो रहा है। कुछ लोग क्या करते हैं, बस क्वेश्चन दिखा नहीं, उन्होंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, ये वो पहले ऑप्शन पे भी निगाह दौड़ाओ। 4 ऑप्शन मिले ना, 4 में से एक ही सही होने वाला है, चारों सही नहीं हो सकते किसी भी हालत में। ठीक है, तो पहले सबसे पहले क्या करो, 2 सेकंड लगता है, ऑप्शन पे निगाह दौड़ा लो कि किससे सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है और किससे नहीं होना है। तो जब जिससे होना ही नहीं है, जो ऑप्शन रेस में है ही नहीं, हम उससे क्यों अपना टाइम वेस्ट करें। अब 2 ही ऑप्शन रेस में है, इससे देख लेते हैं किससे हो जाएगा। तो पहला ए है, देयर आर मैनी सेकेंडरी रीजन्स। अब देखो सेकेंडरी रीजन्स की बात कर रहा है, यानी कि पहले कोई फर्स्ट रीजन रहा होगा, है ना, तभी तो सेकेंडरी रीजन आएगा, डायरेक्ट फर्स्ट सेकेंडरी रीजन नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ए से तो स्टार्ट नहीं हो सकता, यानी कि ए वाले दोनों ऑप्शन बाहर हो गए। अब डी के साथ भी 2 ऑप्शन है। डी के साथ, ग्लोबल वार्मिंग इज द सिंगल बिगेस्ट थ्रेट टू लाइफ ऑन अर्थ टुडे। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिखा है द टर्म, अब देखो बी से स्टार्ट होगा या ए से, अब यहाँ देखते हैं। द टर्म, पहले हम बी से स्टार्ट करके देखते हैं। द टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द अननेचुरल राइज इन अर्थ एवरेज टेम्परेचर। अब देखो यहाँ पर ये ग्लोबल वार्मिंग का मतलब समझाया गया, टर्म, कौन सा टर्म, ग्लोबल वार्मिंग टर्म। ठीक है, तो यहाँ पर डी के बाद बी ही आना ज़्यादा सुटेबल लग रहा है। अगर आप ए लगाते हैं तो देखते हैं पहले, सिंगल बिगेस्ट थ्रेट टू लाइफ ऑन अर्थ टुडे, देयर आर मैनी सेकेंडरी रीजन एज वेल अलॉन्ग विथ इंक्रीजिंग लेवल कार्बन। ठीक है, अब यहाँ पर डायरेक्ट कार्बन इंक्रीज की बात कर दी गई, जबकि हमें क्या करना चाहिए कि हमें पहले यहाँ सी वाले को इंट्रोड्यूस करके ही तो हम यहाँ जाएंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, आप देखिए, अगर हम थर्ड वाले ऑप्शन के साथ जाते हैं तो ये कह रहा है ग्लोबल वार्मिंग इज द सिंगल बिगेस्ट थ्रेट टू लाइफ ऑन अर्थ टुडे, और उसके बाद में द टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द अननेचुरल राइज टू इन अर्थ्स एवरेज टेम्परेचर। यहाँ तक भी सी है। फिर सी के साथ जाना है अपने को, इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड इज द प्राइमरी ड्राइवर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। अब देखो यहाँ पर प्राइमरी आया और फिर इसके बाद हम सेकेंडरी के साथ जाएंगे, है ना। तो समझ रहे हो ना अब मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, कि हमको एक दूसरे से यहाँ पर मिला के चलना है, तभी आपका ये सही हो सकता है ना, अदरवाइज गलत हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में, 12वें क्वेश्चन में अपने को एंटोनियम जानना है, हार्मोनिका। हार्मोनिका मतलब होता है, देखो एक और बढ़िया ट्रिक बताती हूँ, मोस्टली लोगों को ये ट्रिक्स पता होती है कि जब भी आपसे कोई एंटोनियम पूछे और वर्ड क्या है, पॉजिटिव वर्ड है ना, पॉजिटिव वर्ड है, तो यहाँ पर क्या करना है, अपने को देखना है कि सारे के सारे निगेटिव, पॉजिटिव का एंटोनियम क्या होगा, निगेटिव होगा, है ना। तो सारे के सारे पॉजिटिव वर्ड्स को एलिमिनेट कर दो। ठीक है, तो जैसे अकॉर्ड, अकॉर्ड मतलब समझौता, पॉजिटिव वर्ड है, हटा दो। एमिटी,
पॉजिटिव वर्ड है। अब देखो कॉनकॉर्ड और कॉन्फ्लिक्ट, अगर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ को इसको रोक सकते हो, लेकिन यहाँ पर क्या करो कि कम से कम तुम 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर पाए, है ना। तो मोस्टली यही होता है कि अगर आपको अच्छे से पता है। अब देखो इस क्वेश्चन में फिर हम समझ चुके हैं कि कॉनकॉर्ड का मतलब क्या होता है, सामंजस्य, है ना, और कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है विवाद, विवादास्पद स्थिति, है ना। तो यहाँ पर एक ही वर्ड जो है वो निगेटिव है। अगर निगेटिव वर्ड से भी तुम्हें सबके मीनिंग नहीं पता, डायरेक्ट कुछ नहीं पता, तो बस एक वर्ड निगेटिव जा रहा है, वही इसका आंसर हो सकता है, और कोई आंसर नहीं होगा। ज़्यादातर ऑप्शंस में ऐसा ही होता है कि 3 वर्ड आपको मतलब उसी के पॉजिटिव वर्ड्स या निगेटिव वर्ड्स से भी आप कंफ्यूजन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है। रेक्ल्यूज की स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखी है, सन्यासी। प्रोफ्यूज का भी स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखा है, और वर्चुअस का स्पेलिंग भी बिल्कुल सही लिखा है। वर्चुअस मतलब होता है आपके गुण, है ना। वर्चुअस का मतलब क्या होता है, गुण। रेक्ल्यूज का मतलब क्या होता है, सन्यासी, ठीक है। रेक्ल्यूज का मतलब होता है सन्यासी, ओके। तो यहाँ पर गलत स्पेलिंग लिखी है लग्जूरियस की, ठीक है। लग्जूरियस होता है लग्जूरियस, तो ये स्पेलिंग गलत लिखी हुई थी, तो यही इसकी सही स्पेलिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर A1 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इलेटेड, अब देखो यहाँ पर इलेटेड का जो है वो राइट एंटोनियम बताना है अपने को। अब अगर आप चाहें तो मेरी वो पिछली वाली ट्रिक यहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इलेटेड हमें नहीं पता क्या होता है, लेकिन हम यहाँ पर 3 एक जैसे पॉजिटिव निगेटिव करके हटा सकते हैं। जैसे एक्साइटेड क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। प्राउड क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। थ्रिल्ड क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। डिप्रेस्ड क्या है, निगेटिव वर्ड है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तुम्हें इलेटेड का मतलब भी नहीं पता, तुम्हें किसी का मतलब नहीं पता, मगर आंसर हो गया, ठीक है। बात कर लेते हैं अगर डायरेक्ट उसकी, तो इलेटेड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होना, ठीक है। तो एक्साइटेड इसका सिनोनिम है काइंड ऑफ। प्राउड का मतलब होता है गर्व। थ्रिल्ड का मतलब होता है एकदम आश्चर्यचकित हो जाना, एकदम थ्रिलिंग एक्सपीरियंस करना, है ना। डिप्रेस्ड का मतलब होता है निराशा, ठीक है, निराशा से भरा हुआ डिप्रेस्ड, ओके, निराशा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मूव ऑन करते हैं। 15 नंबर क्या कह रहा है, द सुपरवाइजर wanted to know the pros and cons of the issue। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका हमें एरर बताना है। अब यहाँ पर भी देखो बहुत सिंपल सी एरर है। टू के बाद जो है ना वो टू के बाद जो है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ठीक है। बेसिक ग्रामर का क्वेश्चन है, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, तो नोन कैसे यूज हो जाएगा, नोन नहीं यूज होगा, नो यूज होगा, टू नो, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसका जो है 3rd में जो है एरर है, ग्रामेटिकल एरर है यहाँ पर। 16 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अ लार्ज बेडरूम फॉर अ नंबर ऑफ पीपल इन अ स्कूल और इंस्टीट्यूशन, तो क्रेच बोलते हैं इसको। लार्ज बेडरूम होता है जहाँ पर ढेर सारे बच्चे सोते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं क्रेच बोलते हैं, ठीक है। डॉर्मेट्री भी शयन कक्ष होता है, ठीक है, डॉर्मेट्री भी शयन कक्ष होता है, लेकिन ये शयन कक्ष होता है, ठीक है ना। ओह सॉरी, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया। क्रेच तो जो है आपका वो होता है जहाँ पर आप बच्चों को डाल जाते हैं, मतलब देखभाल करने के लिए, है ना, पेरेंट्स जहाँ पर रख जाते हैं उसको बोलते हैं क्रेच। और यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉर्मेट्री, ठीक है, शयन कक्ष, ठीक है। अ लार्ज बेडरूम फॉर अ नंबर, जैसे आपने देखा होगा एक गाना सुना होगा, मैं यहाँ से रिलेट कर दे रही हूँ। वो माँ वाला जो गाना है ना, तारे ज़मीन पर, उसमें माँ वाला गाना है, तो उसमें जब वो बजता है ना तो उसमें वो बोलते हैं अभी तक तुमने कपड़े चेंज नहीं किए, जाओ डॉर्मेट्री में जाकर सो जाओ, है ना, डॉर्मेट्री में जाकर कपड़े चेंज करो, ये बोलते हैं ना डॉर्मेट्री में। तो वहाँ पर डॉर्मेट्री का मतलब होता है शयन कक्ष। और आपने देखा भी होगा वहाँ बच्चों के सोने के लिए ढेर सारे ऐसे बेड्स पड़े थे, है ना। तो डॉर्मेट्री का मतलब था शयन कक्ष। इससे रिलेट कर सकते हैं। जब भी आप कोई मूवी देखें, कहीं स्लोगन पढ़ें, तो उसको इंग्लिश से रिलेट करें। जब आप रिलेट करना सीख जाएंगे तो आप इंग्लिश में कभी भी गलत नहीं करेंगे। हॉस्टल आपको पता है लोगों के रहने का जगह होती है, रूम्स होते हैं, और असेंबली आपके स्कूल में होती थी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। आई रीड सम
dash of properties for sale on the internet before I called the agent। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हम अपने को क्या करना है, वो रीड कर रहा है, तो रीड क्या करेगा, आर्ग्यूमेंट्स को रीड करा जा सकता है क्या, नहीं, आर्ग्यूमेंट्स को रीड नहीं किया जा सकता। स्पेसेस को रीड करा जा सकता है क्या, नहीं, स्पेसेस को भी रीड नहीं किया जा सकता। मोनोलॉग्स को रीड किया जा सकता है, मोनोलॉग्स को हम रीड कर सकते हैं, लेकिन मोनोलॉग्स को रीड करने की यहाँ कोई बात कर नहीं रहा है। यहाँ पर सिर्फ डिस्क्रिप्शन, जैसे वीडियो का भी डिस्क्रिप्शन होता है ना, आप उनको रीड करते हो, यहाँ पर क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टीज फॉर सेल ऑन इंटरनेट। अब इसके डिस्क्रिप्शन को पढ़ोगे ना जब तुम, तभी तो तुम्हें पता चलेगा कि क्या वो कहने की कोशिश कर रहा है। किसी एजेंट को फोन करने से पहले उसके डिस्क्रिप्शन को पढ़ लेना चाहिए, ऐसी बात कह रहा है वो, तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन को पढ़ने की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मच ऑफ द ट्रूथ अबाउट द मिस्टीरियस डेथ ऑफ हर पेट वॉज नॉट रिवील्ड। अब देखो यहाँ पर एक बहुत बढ़िया बात मैं आपको बताती हूँ। अब मच ऑफ द ट्रूथ है ना, बहुत सारा जो सच है, मच ऑफ द ट्रूथ अबाउट द मिस्टीरियस डेथ ऑफ हर पेट, उसकी पेट की जो मिस्टीरियस डेथ थी उसका बहुत सारा जो है हिस्सा जो है वो अभी तक खुला नहीं था, वॉज नॉट रिवील्ड। अब देखो यहाँ पर खुला नहीं था की बात हो रही है, तो हैव नॉट रिवील्ड तो लग नहीं सकता। वर नॉट रिवील्ड क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि हिस्सा मच ऑफ द ट्रूथ है ना, ट्रूथ का ही तो हिस्सा है। तो देखो जब भी आपको रूल्स न याद हो ना, तो मैंने इसीलिए कई बार आपको बोला है कि अपनी रीडिंग एबिलिटी इतनी अच्छी कर लो ना कि ग्रामर में बहुत सारा आपका पोर्शन ना रिजॉल्व हो जाएगा, अगर आपने अपनी रीडिंग एबिलिटी अच्छी कर ली। तो मच ऑफ द ट्रूथ की बात हो रही है, यानी कि वॉज नॉट रिवील्ड भी सही आंसर होगा। वर नॉट बीइंग या वर नॉट रिवील्ड नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि प्लूरल नहीं है सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर प्लूरल वाली कोई बात भी नहीं करेंगे अपन, सीधा सीधा सिंगुलर वाली बात करेंगे, ठीक है। जब प्लूरल है ही नहीं तो प्लूरल की बात क्यों करना, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। टू द नाइन्स, टू द नाइन्स का मतलब होता है जब भी आप कोई काम करें वो एकदम परफेक्ट हो, है ना, तो टू परफेक्शन। जेलस नहीं होगा, जेलस मतलब होता है ईर्ष्या करना। टू ग्रेट डेप्थ्स, बहुत गहराई में भी नहीं जाना है। और टू बी एग्जाल्टेड, टू बी एग्जाल्टेड भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर टू परफेक्शन हो जाएगा। टू द नाइन्स का मतलब होता है बिल्कुल परफेक्शन के साथ कोई काम करना। अगले क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ ग्रुप ऑफ पीपल टिपिकली विथ व्हीकल और एनिमल्स ट्रेवलिंग टुगेदर। अब देखो यहाँ पर क्या कहता है, ग्रुप ऑफ पीपल है, कारवां बोलते हैं उसको, ठीक है। ट्रूप क्या होता है, ट्रूप होता है टुकड़ी होता है जो साथ में डांस वगैरह करते हैं, उसको ट्रूप बोलते हैं। गैंग क्या होता है, गैंग भी आप जानते हैं। सर्कस तो आप जानते ही, सर्कस आपने खूब देखी है, ठीक है। तो कारवां इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो एक टुकड़ी बना के लोग ट्रैवल करते हैं ना, उसको कारवां बोलते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये देखो मैं इसको जूम कर लेती हूँ थोड़ा सा, पहले आपको ये दिख जाए, ठीक है, होपफुली आपको दिख रहा होगा। इट इज़ एसेंशियल, अब ये देखो क्लोज टेस्ट है, ठीक है। इट इज़ एसेंशियल, अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्लोज टेस्ट को करने का कोई मतलब बेहतर तरीका नहीं है, क्लोज टेस्ट को करने का क्या ही तरीका हो सकता है। भैया क्लोज टेस्ट को करने के लिए आपको ग्रामर आनी चाहिए, क्लोज टेस्ट को करने के लिए आपको वोकैब आनी चाहिए, और क्लोज टेस्ट को करने के लिए आपकी रीडिंग एबिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए। जब ये तीनों चीज़ें आपको अच्छे से आती हैं तो आप क्लोज टेस्ट में कभी भी गलती नहीं करेंगे। इवन तो मैं भी करती हूँ ना, तो अभी भी मुझसे एक आधी एरर हो ही जाती है, ठीक है ना। तो अगर आपके पास तीनों की अच्छे से मजबूत पकड़ है तभी आप गलतियां नहीं करेंगे। चलिए तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। इट इज एसेंशियल टू फॉर्म अ लिंक बिटवीन फॉर्मल एजुकेशन एंड स्किल। अब स्किल क्या, स्किल की मैच्योरिटी होती है, स्किल प्रोग्रेस, स्किल राइपनिंग या स्किल डेवलपमेंट। तो डेफिनेटली स्किल डेवलपमेंट होगा। स्किल का डेवलपमेंट किया था, अभी मोदी जी ने स्किल डेवलपमेंट प्लान भी चलाया था, तो आप वहाँ से भी इसको कॉपी कर सकते थे। तो ऑप्शन पहले क्वेश्चन का जो है राइट आंसर, यानी 21वें का जो राइट आंसर है वो दूसरा हो जाएगा, ठीक है ना। 22वें पे चलते हैं। क्या कह रहा है, मल्टी डिसिप्लिनरी एंड पर्सनैलिटी इन्हांसमेंट स्किल्स आर द। अब ये जो दो स्किल्स बताई हमें नहीं पता, देखो पैसेज पढ़ते समय मेजर चीजें याद रखा करो। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, दो सब्जेक्ट दिए तो एंड के साथ जुड़े तो स्किल्स आर द लगा हुआ, ठीक है। अब आर द क्या होगा, आर द नीडलेस, क्या ये नीडलेस है कि इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। भैया स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहा है और पर्सनालिटी इन्हांसमेंट की बात करो तो डेफिनेटली ये ज़रूरतमंद चीज़ें हैं, तो एसेंशियल हो जाएगा। एक्सटर्नल भी नहीं होगा, डोमेस्टिक भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका भी सही हो जाएगा 22वें का। एसेंशियल चीज़ें हैं, ज़रूरतमंद चीज़ें हैं ना, ये
एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ एवरी सेक्टर, हर सेक्टर के लिए ये दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब आगे चलते हैं। मैनी रिफॉर्म्स आर बीइंग, अब आर बीइंग लगा है, देखो आर के साथ बीइंग यानी कि ये पैसिव है। पैसिव के लिए आपको यहाँ पर देखना होगा सारे ही ऑप्शन जो है वो ईडी में लगे हैं, अच्छी बात है, नहीं कई बार इससे भी निकल जाता है ना। तो मैनी रिफॉर्म्स आर बीइंग इम्प्रूव्ड, इंट्रोड्यूस, रिलेटेड या सेटल, तो इंट्रोड्यूस होगा, इम्प्रूव करने की तो यहाँ कोई बात ही नहीं हो रही है, रिफॉर्म्स जो है वो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, है ना। तो मैनी रिफॉर्म्स आर रिलेटेड भी नहीं होगा और सेटल्ड भी नहीं होगा। तो मैनी रिफॉर्म्स आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन हायर एजुकेशन टू कोरिलेट एकेडमिक्स टू द क्या, टू द नीड, टू द चार्ज ऑफ, टू द ड्यूटी ऑफ या टू द अर्जेंसी ऑफ, तो टू द नीड ऑफ वेरियस सर्विस सेक्टर, कई सारे वेरियस सर्विस सेक्टर्स में इनकी क्या है, ज़रूरत है ना, तो नीड ऑफ होगा। चार्ज ऑफ मतलब क्या होता है, चार्ज ऑफ का मतलब होता है जब आप किसी को चार्ज देते हैं। ड्यूटी ऑफ भी नहीं होगा और अर्जेंसी ऑफ मतलब बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है, ऐसी भी तो कोई ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है लेकिन इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि बिल्कुल तुम्हें ब्लड चढ़ना है ना, ऐसी ज़रूरत भी नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ये कह रहा है कि बहुत सारे रिफॉर्म्स जो कि इंट्रोड्यूस किए जाते हैं हायर एजुकेशन में कोरिलेट करने के लिए एकेडमिक्स को, उनकी ज़रूरत है वेरियस सर्विस सेक्टर्स में। ठीक है, चलिए अगले में तक चलते हैं। इनोवेटिव मॉडल्स कैन हेल्प टू के साथ देखो, पहली बात तो टू के साथ अभी मैंने बताया कि कौन सी फॉर्म लगती है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो मीट के अलावा क्या कोई ऑप्शन इसका सही हो सकता था, ग्रामर लग गई ना, देखो लग गई ग्रामर, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, लास्ट वाले का मीट। ठीक है, ये शायद आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, मैं ऊपर कर देती हूँ, लेकिन मीट देखो दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो सारे के सारे खत्म हो गए हैं। होपफुली आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जा करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। एंड ऑल्सो जो है राहुल सर जो है आपको मैथ्स के लेक्चर लेते हैं, मैथ्स के वीडियोज़ करवा रहे हैं। ठीक है, हो सकता है 1-2 दिन वीडियो लेट आए क्योंकि अभी सर जो है होपफुली 2-3 दिन में वीडियो डालना स्टार्ट कर देंगे। तो वो भी आप CGL 2020 के पेपर कराएंगे, तो आप उनका भी एक्सपीरियंस कीजिए और बताइए कैसे लग रहे हैं। एंड ऑल्सो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, क्योंकि पता है मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, बहुत ज़्यादा करती हूँ, मगर उसके बावजूद मुझे बहुत अच्छा मतलब रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। मतलब इवन तो जब वीडियोज़ पे अच्छे व्यूज़ नहीं जाते हैं ना, तो मन वो जो होता है ना बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ आता है, एकदम कि जोश के साथ पढ़ाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वो जोश आ नहीं पाता है। ठीक है, तो प्लीज़ आप कोशिश कीजिए कि आप जल्द से जल्द इस वीडियो को शेयर करें, अपने और दोस्तों को भी शेयर करें। एंड ऑल्सो आप शायद जानते होंगे शिवम विश्वकर्मा को, जो कि इस बार के काफ़ी सारे एग्जामिनेशन में टॉप कर रहे हैं। इनफैक्ट CGL 2019 में भी उनका बहुत अच्छा स्कोर है और 2020 में भी उनका बहुत अच्छा स्कोर हो रहा है। तो दोनों जगह से वो ऑलमोस्ट सेलेक्टेड हैं और CGL पाठशाला, माई पाठशाला जो है वहाँ पर जो है वो एज अ स्टूडेंट या कुछ भी बोल सकते हैं आप, वहाँ पर आते हैं एज अ टीचर। तो आप समझ लीजिए कि उनका इंटरव्यू बहुत जल्दी 1-2 दिन में हम लोग प्लान कर रहे हैं। आप अपने क्वेश्चंस उनसे पूछ सकते हैं, जो क्वेश्चन आप चाहेंगे वो भी क्वेश्चन हम वहाँ पर ऐड ऑन कर देंगे। ठीक है, तो अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आप चाहते हैं कि उनसे आप डायरेक्ट करना चाहते हैं, लाइक बुक लिस्ट के बारे में या उनके मार्क्स के बारे में या उनकी स्ट्रैटेजीज़ के बारे में, तो कोई भी स्ट्रैटेजी वगैरह का क्वेश्चन आप नीचे कमेंट सेक्शन में पुट ऑन कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि हम वो क्वेश्चंस ले लेंगे और उनसे डायरेक्ट आपके बिहाफ पे पूछेंगे। ठीक है ना, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मजे करो, ऐश करो, लेकिन पढ़ते रहो और स्वस्थ रहो, दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।